लो भाई सुनो एक कमाल की कहानी। मेरी किस्मत ऐसी पलटी कि क्या बताऊं। अचानक मेरे अंदर एक डिंग डोंग डिंग चैक सिस्टम जाग गया, यानी फेकू चंद सिस्टम। अब सीन ये है कि मेरे सामने कोई भी बंदा लंबी लंबी फेंकेगा, उसका वो झूठ सच बन के सीधे मेरे ऊपर आ गिरेगा। शुरू में तो मुझे लगा कि एक्सीडेंट में मेरा दिमाग हिल गया है, पर कल मेट्रो वाला कांड हो गया। एक भाई वहां खड़े खड़े फेंक रहा था कि अपुन जब सुसु करता है तो 3 मीटर दूर जाके गिरती है। भाई साहब, रात को जब मैं घर पे सुसु करने गया तो कसम से कमोड में छेद हो गया। डर के मारे मेरी पूरी रात की नींद उड़ गई। अगली रात मैं ग्रैंड हयात होटल में अपनी क्लास की रीयूनियन पार्टी में गया। ऐसी पार्टियों में मेरा जाने का रत्ती भर मन नहीं होता, क्योंकि वहां सब सिर्फ अपनी हाँकने और एक दूसरे को नीचा दिखाने आते हैं। कॉलेज के बाद मैं तो बिल्कुल कंगाल घूम रहा था, तो तय था कि सब मिलकर मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, एक बंदा चिल्लाया, अरे लुकमान। लुकमान नहीं, सॉरी, लुकमान जैसी हालत थी मेरी। नाम तो मेरा लुक्यू यानी लुक्यू है। सुना है तूने फिर से नौकरी छोड़ दी। यार तू तो हमारी क्लास का टॉपर था, आज ये क्या हाल बना रखा है। मैंने बस एक फीकी स्माइल दी और चुपचाप एक कोने की सीट पे जाके बैठ गया। मैं बैठा ही था कि मेरे बगल वाले लिन शियाओ ने आंखें फाड़कर चिल्लाना शुरू किया, भाई साहब बिटकॉइन तो आज आसमान छू गया। $70,000 का एक, याद है जब ये 30,000 पे था तब मैंने थोड़े से खरीद लिए थे। आज तो मेरी चांदी ही चांदी है। बाकी के चमचे भी तुरंत एक्साइटेड हो गए। अबे लिन, सच में कितने खरीदे थे बे? लिन ने कॉलर ऊंची करके कहा, ज्यादा नहीं यार, बस 10 बिटकॉइन। उस वक्त करीब $30 लाख यानी 2 करोड़ रुपए लगाए थे। अब सुनो असली मजा। मैं उसके बगल में बैठा था और मेरे दिमाग की घंटी बजी। सिस्टम का मैसेज आया कि लिन शियाओ सरासर झूठ बोल रहा है और इसके बदले मुझे पूरे 10,000 बिटकॉइन मिल गए हैं। मैंने झटके से अपना फोन निकाला और वॉलेट चेक किया। भाई साहब, सच में वहां 10,000 बिटकॉइन चमक रहे थे। आज के रेट से वो पूरे 49 अरब 4.9 बिलियन रुपए होते हैं। मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर लिन थोड़ा घबराया, पर फिर मुंह लाल करके बोला, हाँ भाई बिल्कुल सच है, पूरी बिल्डिंग ही अपनी हो गई। तभी क्लास का मॉनिटर शेंजे मेरी तरफ बढ़ा और ज्ञान देने वाले अंदाज में बोला, लुक यू, तेरे में टैलेंट तो है पर टिक के काम नहीं करता। मुझे देख, कॉलेज खत्म होते ही हुई जिन इंटरनेशनल में लगा और 3 साल में सीधा मार्केटिंग डायरेक्टर बन गया। अभी 2 दिन पहले ही टॉमसन रिव्यू में 2 करोड़ से ज्यादा का आलीशान फ्लैट बुक किया है। अगर तू सुधर जाए तो मैं एचआर से कहकर तेरी नौकरी लगवा दूं। साला मदद का नाटक करके खुद को बड़ा दिखा रहा था और सबसे बड़ी बात, वो भी फेंक रहा था। जैसे ही उसने बात खत्म की, सिस्टम फिर से बोला, बधाई हो, अब आप हुईजिन इंटरनेशनल के 80% मालिक हैं और टॉमसन रिव्यू की पूरी बिल्डिंग आपकी हुई। मैं तो सोफे से उछल पड़ा। कल तक जेब खाली थी और आज मैं अरबपति बन गया। कोई भी पागल हो जाए। मेरी इस हरकत से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। तभी क्लास का अमीर ज्यादा गुचेन टॉन्ट मारते हुए बोला, मेरे डैड ने अभी मेरे लिए एक चमचमाती कोनिकसेग कार खरीदी है। मुझे एक पर्सनल ड्राइवर चाहिए, तू आजा, सैलरी की टेंशन मत लियो। मैंने मन ही मन हंसा। फिर से घंटी बजी। ये भी नंबर 1 का झूठा था और तभी मेरी जेब में एक भारी सी चाबी आ गई। गुचेन को लगा मैं नखरे कर रहा हूँ तो वो चिढ़कर बोला, अबे क्लासमेट है इसलिए ऑफर दे रहा हूँ, वरना किसी अरे गहरे को पूछता भी नहीं। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। मेरा मन तो था कि वहीं उसकी पोल खोल दूं, पर मैंने सोचा अगर इनकी पोल खोल दी तो मेरी लॉटरी कैसे लगेगी। इसलिए मैंने बहाना बनाया, यार मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना है तो ड्राइवर नहीं बन पाऊंगा, पर पूछने के लिए थैंक्स। तब जाकर माहौल थोड़ा शांत हुआ। तभी मेरे बाईं तरफ बैठे चेंग हाओ ने जोश में आकर टेबल थपथपाई, छोड़ो ये सब बातें, आज सब दबाकर खाओ, बिल मैं दूंगा। मेरे अंकल इस होटल के मैनेजर हैं, वो सीधा 50% का डिस्काउंट करवा देंगे। और लो भाई, सिस्टम फिर चालू। बधाई हो, ग्रैंड हयात होटल के 100% मालिक अब आप हैं। अब तो मुझे शौक लगना भी बंद हो गया था। इसके बाद अगले 10 मिनट में मुझे एक बड़े से क्लब का मालिकाना हक मिल गया और साथ ही एक कमाल की सुपरमैन जैसी ताकत और एनर्जी भी मिल गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक डिनर के बहाने मैं सीधा फोर्ब्स की लिस्ट में पहुंच जाऊंगा। खाना खत्म हुआ तो चेंग हाउ ने टॉन्ट में वेटर को बुलाया और कहा कि मैनेजर मेंग जियानफेंग को बुलाओ, पर वेटर ने साफ कह दिया, सर इस नाम का कोई मैनेजर यहाँ नहीं है। चेंग हाउ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो वेटर पर चिल्लाने लगा। मैंने सीधे आगे आकर कहा, लाओ बिल मैं पे करता हूँ। मैंने जेब से एक चमचमाता हुआ ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और वेटर को थमा दिया। कार्ड देखते ही वेटर के होश उड़ गए। उसने झुककर सलाम किया और तुरंत अंदर भागा। थोड़ी देर में एक सूट बूट पहने विदेशी साहब वहां आए। वो सीधे मेरे पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बॉस आप यहाँ आए और हमें खबर तक नहीं की। मैंने बड़े आराम से कहा, दोस्तों के साथ आया था, तुम्हें बताने की क्या जरूरत, चलो तुम अपना काम देखो। मैंने 2 मिनट में वहां के जनरल मैनेजर हेनरी को वापस भेज दिया। अब कमरे का नजारा देखने लायक था। सब के सब स्टैच्यू बन चुके थे। अबे मैंने ज्यादा पी ली क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? लुक यू इस आलीशान होटल का असली मालिक है। सब आपस में खुसर पुसर करने लगे। कसम से ऐसे छुपकर शौक देने का जो मजा है वो कहीं नहीं है। अब क्या था, पूरी क्लास मेरे तलवे चाटने लगी। जो लोग 2 मिनट पहले मुझे नौकर रखने की बात कर रहे थे, वो अब लुक भाई करते हुए मेरे आगे पीछे घूमने लगे। अरे लुक भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले यार, इतने बड़े मालिक होकर भी हमारे मजे ले रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था
अपनी क्लास में सबसे अमीर बनने के लक्षण सिर्फ लुक यू के चेहरे पर ही थे। दुनिया कितनी मतलबी है ये देखकर मुझे हंसी आ गई। तभी किसी ने शूयांग से पूछा, क्यों भाई, उस बड़े क्लब में पार्टी का क्या हुआ? हम सबके लिए बड़ा वीआईपी रूम बुक किया है ना? ये सुनते ही शूयांग के माथे पर पसीना आ गया। साले ने बस भौकाल बनाने के लिए झूठ बोला था। उसे क्या पता था कि सब सच में तैयार हो जाएंगे। मैंने फिर से अपनी जेब संभाली और मुस्कुराते हुए कहा, चलो भाई, आगे का इंतजाम मैं करता हूँ। मैंने फोन निकाला और सीधे क्लब के मैनेजर को कॉल लगाया। मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ, सबसे बड़ा कमरा तैयार रखो, नंबर 888 है ना? ठीक है। फोन रखकर मैंने सबसे कहा, चलो दोस्तों, सब सेट है, डायमंड वीआईपी रूम, कमरा नंबर 888। सब फिर से हैरान। भाई साहब, लुक भाई तो सच में गॉड लेवल पर है। उस क्लब का डायमंड रूम बुक करने का मतलब है कम से कम 10 लाख का खर्चा। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे टेंशन मत लो, आज सब मेरी तरफ से है। होटल से बाहर निकलते हुए गुचेन का चेहरा सड़ चुका था। हमेशा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता था, पर आज सारा फुटेज में खा गया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं पक्का कोई नाटक कर रहा हूँ और आगे जाकर पकड़ूंगा। तभी होटल के गेट पर एक बेहद खूबसूरत काले रंग की सुपरकार खड़ी दिखाई दी। अबे तेरी, वो कोएनिक्सेग है क्या? सच में लड़के तो कार देखकर पागल हो गए। लड़कियों को समझ नहीं आया तो एक लड़के ने ज्ञान बांटा, ये कोएनिक्सेग है भाई, कम से कम 15-20 करोड़ की सुपरकार। तभी एक ने गुचेन को टोका, अरे गुचेन, तूने अभी कहा था ना कि तेरे पापा ने तेरे लिए कोएनिक्सेग ली है, ये वही है क्या भाई? अब गुचेन की हालत पतली। उसने तो बस टॉन्ट मारने के लिए झूठ बोला था। उसके घर वाले अमीर जरूर थे, पर इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि 20 करोड़ की कार दिला दें। और ये कार तो वैसी भी नहीं थी, ये तो दुनिया में सिर्फ 6 पीस ही बनी थी। उसने थूक निगलते हुए कहा, नहीं यार, मेरी वाली तो अभी बुक हुई है, आने में टाइम लगेगा। उसे समझ आ गया कि आज इज्जत का कचरा होने वाला है। तभी उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लो क्यों, तू तो बस से आया था ना, आजा मेरी कार में बैठ जा, साथ चलते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, मैंने अपनी कार यही मंगवा ली थी, मैं खुद चला कर आऊंगा। गुचेन ने हंसते हुए एक पुरानी खटारा गाड़ी की तरफ इशारा किया, अच्छा कहाँ है तेरी कार? वो सामने वाली मारुति सुजुकी है क्या? पर अगले ही पल उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उस 20 करोड़ की कोएनिक्सेग की तरफ उंगली उठाई और कहा, वो रही, 2 दिन पहले ही ली है, ठीक ठाक है ना? ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुचेन तो जैसे पत्थर का हो गया। उसने तो झूठ बोला था, पर मेरे पास तो साक्षात वो कार खड़ी थी जो दुनिया में सिर्फ 6 लोगों के पास है। वो हकलाते हुए बोला, इस टाइम पे भी मजाक सूझ रहा है तुझे? मैंने बिना कुछ बोले जेब से चाबी निकाली और बटन दबा दिया। कार की हेडलाइट्स चमकी और गुचेन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। जब मैं कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हुआ तो सबकी लार टपक रही थी। अरे बाप रे, लुक्यू तो असलियत में सबसे बड़ा रईस निकला। गुचेन भाई, तेरे पापा ने जो कार ली है वो भी ऐसी ही है क्या? गुचेन ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं भाई, मेरे पापा ने तो नॉर्मल गाड़ी ली है, इससे कोई मुकाबला ही नहीं है। अब क्या था, क्लास की सारी लड़कियां कार की अगली सीट पर बैठने के लिए लाइन लगाने लगी। सुवान नाम की जो लड़की खुद को बहुत बड़ी अप्सरा समझती थी, वो बड़े एटीट्यूड में सीधे मेरी तरफ आई और कार का दरवाजा खोलने लगी। पर मैंने उसे इग्नोर मारते हुए कोने में खड़ी वेन जियो को इशारा किया, वेन जियो तुम आओ, आगे बैठो। वेन जियो हमारी क्लास की सबसे शांत और सुलझी हुई लड़की थी जो कभी दिखावा नहीं करती थी। पर मुझे कॉलेज के दिनों से पता था कि वो असल में हजारों करोड़ की वैन ग्रुप की इकलौती वारिस है। ये राज सिर्फ मुझे पता था। सुवान बेचारी वहीं पर ठिठक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा था कि उसे कोई मना नहीं कर सकता, पर मैंने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। वेन जियो भले ही सिंपल रहती थी, पर अगर ध्यान से देखो तो वो सुवान से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। वेन जियो बिना किसी नखरे के आकर कार में बैठ गई। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। मैंने बाकी दोस्तों से कहा, चलो क्लब में मिलते हैं। रास्ते में वेन जियो ने अपनी जुल्फें पीछे की और मुझे देखते हुए बोली, काफी छुपे रुस्तम निकले लुक्यू जी, आप भी तो कम नहीं है वेन जी। तो मिस्टर लुक, आप किस बड़े खानदान के चश्मो चिराग हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ तो क्या आप मानेंगी? वैसे आप मेरी असली ताकत जानती है ना? मैंने बस इतना कहा। वैन ग्रुप, ये सुनते ही वो समझ गई कि मैं उसका सच जानता हूँ। और फिर कार में एक प्यारी सी खामोशी छा गई। हम दोनों क्लब के बाहर बाकी सबका इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ लड़कों का एक ग्रुप आया जिसका लीडर था श्याओ झिंग्यान। वो शहर के बहुत बड़े रईस का बेटा था और लड़कियां घुमाना उसका शौक था। उसकी नजर सीधे वेनजियो की सादगी और उसकी क्लास पर पड़ी। श्याओ झिंग्यान का घमंड 7वें आसमान पर रहता था, क्योंकि उसका श्याओ ग्रुप शहर में गाड़ियों का सबसे बड़ा राजा था। वो सीधे वेनजियो के पास आया और बोला, हेलो ब्यूटी, मैं श्याओ झिंग्यान, हम लोग अंदर वीआईपी रूम में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, बाद में तुम्हें अपनी रोल्स रॉयस में घुमाऊंगा। उसकी ये बदतमीजी देखकर हमारे क्लास के लड़कों को बहुत बुरा लगा, पर श्याओ ग्रुप के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। वेनजियो ने ठंडे लहजे में कहा, कोई जरूरत नहीं है, और वो पीछे हट गई। झिंग्यान के चमचे हंसने लगे। ओहो भाई, पहली बार झिंग्यान भाई को किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। झिंग्यान को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोला, अरे मैंने बड़ी बड़ी लड़कियां देखी हैं, मैं श्याओ ग्रुप का इकलौता वारिस हूँ, तुम जो कार बोलोगी वो लाकर दे दूंगा। तभी मेरे दिमाग में फिर से घंटी बजी। बधाई हो, श्याओ झिंग्यान ने आपके सामने शेख ही बघारी है। इनाम में आपको देश की सबसे बड़ी कार कंपनी फेंग्यू कार्स के
एक 100% शेयर और दुनिया का सबसे बेहतरीन लुक और अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पर्सनालिटी मिलता है। भाई साहब, थैंक यू कार कंपनी पूरे देश की नंबर 1 कंपनी है, जिसकी कीमत कम से कम 500 अरब 50 बिलियन रुपए है। मजा ही आ गया। इधर गू चेन और बाकी दोस्तों ने फुसफुसाते हुए कहा, रोल्स रॉयस लाएगा? हमारे दोस्त के पास तो वो कार है जो पैसे से भी नहीं मिलती। सबको लगने लगा कि ये अमीरजादा हमारे लुक भाई के आगे कुछ भी नहीं है। वेन जीव ने श्याओ जिंगयान की तरफ देखा और फिर तिरछी नजरों से मुझे देखा। अब मेरे अंदर इतना गजब का अट्रैक्शन आ चुका था कि वेन जीव ने जैसे ही मुझे देखा, उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने जिंगयान को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, मुझे कोएनिगसेग 1.1 चाहिए, लाकर दे सकते हो? कोएनिगसेग 1.1? ये सुनते ही उन अमीर जादों के होश उड़ गए। वो कोई ऐसी वैसी कार नहीं थी जो बस शोरूम से खरीद लो। श्याओ जिंगयान का ईगो हर्ट हो गया। एक लड़की ने उसे गाड़ियों के मामले में ही चैलेंज कर दिया था। वो गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाया, तुम सीधे सीधे बात नहीं मानोगी। लड़कों, इन सबको मजा चखाओ। उसके गुंडे आगे बढ़ने लगे। गू चेन और बाकी लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, क्योंकि श्याओ ग्रुप से पंगा लेने का मतलब था शहर में रहना मुश्किल होना। तभी मैं बड़े आराम से 2 कदम आगे बढ़ा और सीधे श्याओ जिंगयान के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े स्वैग से कहा, मैं बस इतना कहूंगा, मेरे दोस्तों से दूर रहो, इसी में भलाई है। मेरा ये हीरो वाला अंदाज देखकर क्लास की लड़कियां तो वहीं पर दिल हार बैठी। श्याओ जिंगयान ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं पीछे ना हटूं तो क्या तू मुझे हाथ लगाएगा? सबको पता था कि श्याओ ग्रुप से भिड़ने का अंजाम क्या होगा, इसीलिए सब चुप थे। पर मैंने बस उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी हंसी हंसी और अपनी उंगलियां चटकाई। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम में हिलने की हिम्मत है तो मुझ में मारने की हिम्मत है। यह सुनकर श्याओ जिंगयान गुस्से में हंस पड़ा। ओहो, मैं श्याओ खानदान का बड़ा बेटा हूँ। आज तक इतनी बड़ी उम्र में मैंने इतना अकड़ू बंदा नहीं देखा। तो फिर अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो कि मुझ में हिम्मत है या नहीं। श्याओ जिंगयान गुस्से में आकर मुक्का चलाने ही वाला था कि उसका मुक्का पहुंचने से पहले ही मेरा मुक्का बड़ी तेजी से उसके चेहरे पर जा लगा। उसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा, अपना चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ आए अमीर बाप के बिगड़ैल दोस्त भी सब हैरान रह गए। ये लड़का सच में श्याओ भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कर गया। गू चेन और उसके दोस्तों ने जब ये देखा तो उनके दिल बैठ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि सब खत्म हो गया। ये तो बस एक क्लास रीयूनियन था, क्या अब यहाँ जान भी गंवानी पड़ेगी? लू यू, तुम इतने गुस्से में क्यों आ गए? जल्दी से श्याओ भाई से माफी मांगो। कुचेन तुरंत बीच में आया ताकि बात को संभाला जा सके। उसकी कंपनी की कीमत मुश्किल से 100-200 करोड़ थी। वह श्याओ जिंगयान जैसे बड़े रईस से मुकाबला कैसे कर सकता था? वह लोग तो उसे चींटी की तरह मसल सकते थे। कुचेन को लगा कि लूयू उसे भी ले डूबेगा। श्याओ जिंगयान पिटने के बाद गुस्सा निकालने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने गुचेन को माफी मांगने के लिए कहते सुना, उसका गुस्सा काफी कम हो गया। उसने मेरी तरफ घमंड से देखा और नीचा दिखाते हुए बोला, देखा, मेरे सामने ऐसा बर्ताव होना चाहिए। अपने क्लासमेट से कुछ सीखो। घुटनों के बल बैठकर मुझे 3 बार नमन करो और कहो, श्याओ भाई मुझसे गलती हो गई। तो आज की बात मैं यहीं भूल जाऊंगा। यहीं भूल जाएगा। इस बात पर तो भूत भी यकीन न करे। भले ही वह ऊपर से न कह रहा हो, लेकिन मन ही मन वह मुझसे नफरत करने लगा था। आखिर उसे मारने वाला इंसान तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ था। ये सुनकर गू चेन का चेहरा उतर गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। वह बस नकली हंसी हंसते हुए मुझसे बोला, लू यू, तुम श्याओ भाई से माफी मांग ही लो। मैंने ठंडी नजरों से गू चेन को देखा। माफी? वह भी घुटनों के बल बैठकर? और अगर मैं माफी न मांगू तो? ये सुनते ही श्याओ जिंगयान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे सबके सामने उसके मुंह पर कई थप्पड़ मार दिए गए हों और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। तुम माफी नहीं मांगोगे ना? ठीक है, मैं अभी अपने सांग बियाओ भाई के लोगों को बुलाता हूँ। लू यू, तुम्हें बड़ी इज्जत प्यारी है ना? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत के सामने इज्जत की क्या औकात होती है। ये सुनते ही गू चेन के माथे पर पसीना आ गया। लू यू, तुम जल्दी से माफी मांग लो। सांग ब्याओ इस शहर का बहुत बड़ा नाम है, तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। सांग ब्याओ इस शहर का गॉड फादर जैसा था। पुलिस और गुंडे दोनों तरफ उसका सिक्का चलता था। जो भी उसके खिलाफ जाता, उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। सिस्टम अलर्ट, ये डिटेक्ट किया गया है कि श्याओ जिंगयान डिंग हाँक रहा है। अब शहर के अंडरवर्ल्ड गॉड फादर सांग ब्याओ को आपके अधीन कर दिया गया है। वह अब आपका चेला है। मैं मन ही मन हंसा। तो श्याओ जिंगयान डिंग हाँक रहा था, लेकिन अगर सांग ब्याओ सच में आ भी जाए तो उसे मुझे इज्जत से बड़े भैया ही बुलाना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर उसे सांग ब्याओ को बुलाने दो, मैं भी तो देखूं कि इस अंडरवर्ल्ड गॉडफादर का जलवा कैसा है। श्याओ जिंगयान गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। तुम रुको, मैं अभी फोन करके बंदे बुलाता हूँ। उसने गुस्से में एक नंबर मिलाया। सामने वाला इंसान सांग ब्याओ के चेले का चेला था, जिसका नाम था वू बिंग। श्याओ ग्रुप दूसरों के लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन सांग ब्याओ के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। श्याओ जिंगयान की हैसियत बस वू बिंग के साथ उठने बैठने जितनी ही थी। बिंग भाई, मैं रेड रोमांस क्लब में हूँ, जल्दी से 10-12 बंदे लेकर आ जाओ। मुझे किसी ने मार दिया है, अपने साथ हथियार भी ले आना। वू बिंग ने जैसे ही सुना कि श्याओ जिंगयान पिट गया है, उसने तुरंत हाँ कर दी। आखिर श्याओ जिंगयान पैसे दिल खोलकर खर्च करता था
और जिससे पंगा हुआ था वह भी कोई बड़ा आदमी नहीं लग रहा था। सांग ब्याओ के नाम का इस्तेमाल करके किसी को भी पीटा जा सकता था। वू बिंग ने इसी तरह बहुत मजे किए थे। लू यू, तुम माफी मांग लो। हाँ लू यू, बस घुटनों के बल बैठना ही तो है। ये सोच लो कि किसी की मजार पर आए हो। श्याओ ग्रुप से हम आम लोग नहीं जीत सकते, तुम माफी मांग लो। हथियार की बात सुनकर बाकी क्लासमेट भी डर गए, यहाँ तक कि वेनजियू का मन भी डोलने लगा कि क्या उसे इस मामले को सुलझाने के लिए अपने परिवार की मदद लेनी चाहिए। मैं जोर से हंसा, माफी, उसकी इतनी औकात नहीं है, बंदे बुलाना तो मुझे भी आता है। मैंने सीधा अपना फोन निकाला और सांग ब्याओ का नंबर मिला दिया। श्याओ जिंगयान के साथी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आज तक ऐसा पागल नहीं देखा था जो इस शहर में रहकर सांग ब्याओ को कुछ न समझे। किस्मत से सांग ब्याओ आज उसी रेड रोमांस क्लब में एक बिजनेस डील फाइनल कर रहा था। तभी उसका वह पर्सनल फोन बज उठा जो वह हमेशा अपने पास रखता था। उसके चेले ने देखा कि फोन पर बड़े भैया लिखा है तो उसने डरते डरते फोन आगे बढ़ाया और पूछा, ब्याओ भाई, क्या मैं इसे साइलेंट कर दूं? सांग ब्याओ ने जैसे ही स्क्रीन देखी उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बिना सोचे तुरंत फोन उठाया और बहुत ही इज्जत वाली आवाज में बोला, बड़े भैया, आज आपने मुझे कैसे याद किया? यह सुनते ही कमरे में बैठे अरबपति बिजनेसमैन सन्न रह गए। क्या बड़े भैया, सांग ब्याओ का भी कोई बड़ा भाई है? हमने ये क्या सुन लिया? कहीं ये लोग हमें जान से ना मार दें। वे 100 करोड़ के मालिक डर से कांपने लगे, लेकिन सांग ब्याओ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने फोन कान पर लगाया और श्याओ झिंगयान को देखते हुए आराम से कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक श्याओ झिंगयान नाम का लड़का कह रहा है कि वह तुम्हारे साथ काम करता है। वह रेड रोमांस क्लब में मुझे पीटने के लिए बंदे बुला रहा है। मैं बस पूछ रहा था कि क्या तुम इसे जानते हो? सांग ब्याओ ये सुनते ही गुस्से से पागल हो गया। कौन अपनी जान का दुश्मन बन गया है जो मेरा नाम लेकर मेरे बड़े भैया पर हाथ उठा रहा है? श्याओ झिंगयान की क्या औकात जो मेरा चेला बने? पास बैठे बिजनेसमैन ने यह सब सुन लिया था। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, ब्याओ भाई, आपके बड़े भैया जिस श्याओ जिंगयान की बात कर रहे हैं वह शायद श्याओ ग्रुप का बेटा है। सांग ब्याओ ने गुस्से में कहा, श्याओ जिंगयान, श्याओ ग्रुप, तुम लोग अभी श्याओ खानदान के बूढ़े को फोन करो और कहो कि उसके बेटे ने उस इंसान को छुआ है जिसे छूना नहीं चाहिए था। वह तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटे और इस शहर से दफा हो जाए। एक झटके में श्याओ ग्रुप को शहर से बाहर निकालने का हुक्म देकर सांग ब्याओ कमरे से बाहर भागा। वे बिजनेसमैन भी उसके पीछे हो लिए ताकि देख सकें कि आखिर सांग ब्याओ का बड़ा भाई है कौन। श्याओ जिंगयान ने जब मुझे फोन रखते देखा तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। क्या सच में फोन पर सांग ब्याओ था? नहीं, यह लड़का बस नाटक कर रहा है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। जब मैं ब्याओ भाई के साथ ग्लोबल इंटरनेशनल में बैठकर पार्टी करता था तब तुम बच्चे थे। मेरे सामने नाटक मत करो, अभी मेरे बंदे आएंगे और तुम्हें घुटनों के बल चलाएंगे। सिस्टम अलर्ट, ये डिटेक्ट किया गया है कि श्याओ झिंगयान आपके सामने डिंग हाँक रहा है। इनाम के तौर पर आपको ग्लोबल इंटरनेशनल के एक 100% शेयर दिए जाते हैं। मैं मन ही मन हंसा। देखो, फिर से डिंग हाँक दी। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि 5 गाड़ियां आकर रेड रोमांस क्लब के गेट पर रुक गईं। तभी अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और उस बिंग अपने दर्जन भर हथियारों से लैस गुंडों के साथ नीचे उतरा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने पूरे ग्राउंड को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, मेरे भाई को किसने मारा? किसकी इतनी हिम्मत हुई? साला सामने आओ। उस बिंग एकदम यमराज की तरह गुचेन के पास गया और दहाड़ा, तूने मारा है मेरे भाई को? गुचेन की तो उसे देखते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, वो रहा, उसने मारा है। गुचेन ने एक झटके में मुझे सीधे सूली पर चढ़ा दिया। मैंने उसे एकदम ठंडी नजरों से देखा। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो चेहरा बनाकर बोला, अरे लू यू, इसमें मेरी क्या गलती है यार? मेरे खानदान की जितनी औकात है वो तो सियाओ फैमिली के दांत के नीचे दबकर खत्म हो जाएगी। तू तो सांग ब्याओ को जानता है ना, जल्दी से उसे फोन करके बुलाना यार। गुचेन की ये बात सुनकर उस बिंग खुद सोच में पड़ गया और उसका दिल धक धक करने लगा। अरे साला, कहीं ये सच में सांग ब्याओ को जानता हुआ तो वो तो मेरे बॉस का भी बॉस है। सियाओ जिंगयान ने उस बिंग के चेहरे का डर भांप लिया और तुरंत बोला, बिंग भाई, इसकी बातों में मत आओ। ये साला भिखारी जैसा लड़का है, इसके पूरे बदन के कपड़े मिलाकर 1000 रुपए के भी नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले डिंग हाँक रहा था कि इसके पास कोएनिगसेग सुपर कार है। आप ही देखो इसकी शक्ल मैच करती है क्या इस गाड़ी से? सियाओ जिंगयान सियाओ ग्रुप का वारिस था, इसीलिए उसे महंगी गाड़ियों का अच्छा ज्ञान था। उसकी ये बात सुनते ही उस बिंग को पूरा भरोसा हो गया। गु चेन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर जैसे ही उसे सियाओ ग्रुप की ताकत का ख्याल आया उसने चुप रहना ही सही समझा। उस बिंग ने हाथ से इशारा किया और उसके गुंडों ने तुरंत टूटकर गु चेन की चमचमाती BMW गाड़ी को पीट पीट कर कबाड़ बना दिया। गु चेन अपनी प्यारी गाड़ी को लोहा बनते देख खून के आंसू रो रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला क्योंकि उसे डर था कि अगला नंबर उसका खुद का ना हो। उस बिंग जैसे ही अपने गुंडों को मेरी तरफ भेजने लगा तभी ऊपर से भागते हुए आए सांग ब्याओ ने ये सब देख लिया। रुक जाओ! सांग ब्याओ की एक भयानक दहाड़ से ही कई लोगों के पैर कांप गए और वे वहीं जमीन पर बैठ गए। यहाँ तक कि उस बिंग की भी कंपकंपी छूट गई। उस बिंग ने पीछे मुड़कर देखा और हकलाने लगा, ब्याओ ब्याओ भाई, आप यहाँ कैसे? सांग ब्याओ की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैं यहाँ कैसे?
अगर मैं नहीं आता तो तू मेरे बॉस पर हाथ उठाने जा रहा था, तेरी इतनी औकात। सांग ब्याओ गुस्से से पागल हो गया और उसने आगे बढ़कर उस बिंग को एक जोरदार लात जमा दी। सांग ब्याओ का बॉस, ये सच में सांग ब्याओ का बॉस है? क्या मजाक चल रहा है? सियाओ जिंग यान के पीछे खड़े सारे अमीरजादे डर के मारे सन्न रह गए। सांग ब्याओ के साथ आए जो अरबपति बिजनेसमैन थे, वे भी यह नजारा देखकर भौचक्के रह गए। उस बिंग दर्द से कराहते हुए उठा और उसने तुरंत सियाओ जिंग यान का नाम ले लिया। बॉस, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इस सियाओ जिंग यान ने करवाया है। सांग ब्याओ ने सियाओ जिंग यान को घूरते हुए ताना मारा। मेरे बॉस कह रहे हैं कि तू खुद को मेरा चेला बता रहा था और मेरे ही खिलाफ इस उस बिंग को बुलाकर लाया था। सियाओ जिंग यान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बहाने बनाना चाहता था पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसी बीच वेन जी यू आगे आई और उसने ठंडे लहजे में कहा, इसने सिर्फ उस बिंग को ही नहीं बुलाया बल्कि इसने लू यू से माफी मांगने को कहा था और यह भी बोला था कि इस रेड रोमांस क्लब से घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकल। वेन जी यू की बात सुनकर सांग ब्याओ का खून खौल उठा। उसके बॉस को ऐसा ऐरा गहरा आदमी तंग करे। वह गुस्से में सियाओ जिंग यान की तरफ बढ़ने लगा। सियाओ जिंग यान इस खौफ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके पैर जवाब दे गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वह रेंगते हुए वेन जी यू के पैरों के पास आया और सिर पटक कर भीख मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई भाभी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नशे में आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं मरने के काबिल हूँ। प्लीज आप लू यू भाई से कहकर मुझे बचा लीजिए। मैंने अपना हाथ थोड़ा उठाया और सांग ब्याओ से कहा, छोटे ब्याओ, बाकी का मामला तुम संभाल लो। सांग ब्याओ ने तुरंत जी हुजूरी करते हुए सिर झुकाया। जी बॉस, बिल्कुल। तो फिर मैं आपको और भाभी जी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जब भी टाइम मिले भाभी जी को लेकर मेरे बंगले पर जरूर आइएगा। वेन जी यू का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। वह जानती थी कि सांग ब्याओ को गलतफहमी हो गई है पर इस बात को साफ करने का वहां कोई मौका ही नहीं था। सांग ब्याओ के जाते ही वहां का भारी माहौल एकदम हल्का हो गया। सब क्लासमेट्स मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भगवान हूँ। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अंडरवर्ल्ड के डॉन सांग ब्याओ का बॉस निकलूंगा। मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा, क्यों भाई, सब पार्टी और गाना बजाना करने आए थे ना, तो सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी सोंग यांग ऊपर से नीचे आया। उसने सांग ब्याओ को सियाओ जिंग यान की क्लास लेते हुए देखा था। वैसे तो उसे इन छोटे मोटे झगड़ों से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन जब उसने उन अरबपति बिजनेसमैन के मुंह से लू यू का नाम सुना तो उसके कदम वहीं रुक गए। सोंग यांग आगे बढ़ा और बोला, उस सर, आप लोग अभी जिस आदमी की बात कर रहे थे उसका नाम क्या है? उस सर ने पूरे सम्मान के साथ जवाब दिया, लू यू, जो ब्याओ भाई के भी बॉस हैं। सारी बात सुनने के बाद सोंग यांग को सब समझ आ गया और जैसे ही वह वहां आया सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सुवान ने उस रौबदार सोंग यांग को देखकर धीरे से गुचेन से पूछा, कू भाई, ये कौन है? देखने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है। गुचेन ने उसकी बताई दिशा में देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सोंग यांग है, इस रेड रोमांस क्लब का जनरल मैनेजर। इसे सिर्फ एक मैनेजर मत समझो, उस बिंग भी इसके सामने पानी भरता है। मेरी तो इसके सामने बोलने की हैसियत ही नहीं है। गुचेन सबको उसकी जानकारी दे ही रहा था कि साथ में चुपके से मुझे भी देखने लगा। जब से मेरा और सांग ब्याओ का कनेक्शन सामने आया था, क्लास के सारे बच्चे मुझसे खौफ खाने लगे थे। गू भाई, ऐसा लग रहा है कि सोंग मैनेजर हमारी तरफ ही आ रहा है, एक क्लासमेट ने घबराते हुए कहा। गू चेन ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, अपना वहम छोड़ो भाई, वो सच में हमारी तरफ ही आ रहा है। अब क्या करें? अभी एक सांग ब्याओ से पीछा छूटा था कि ये सोंग यांग आ गया। आज का दिन तो रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो गया है। मालिक! यांग के इस एक शब्द ने सुवान और बाकी सबको वहीं का वहीं पत्थर बना दिया। लू यूं ही इस पूरे रेड रोमांस क्लब का असली मालिक निकला। सबने झटके में शू यांग की तरफ देखा। तू तो बोल रहा था कि तेरा कजिन यहाँ का छोटा मालिक है, तो तुझे ये क्यों नहीं पता था कि लू यू यहाँ का सबसे बड़ा बॉस है? शू यांग खुद पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। अरे भाई, मेरा कजिन तो यहाँ बस पीछे का काम संभालने वाला एक छोटा सुपरवाइजर है। मालिक तो दूर की बात है, उसने आज तक यहाँ के बड़े अफसरों की शक्ल तक नहीं देखी। मैंने एकदम शांत रहकर जवाब दिया, क्लास की पार्टी है, इन सबको यहाँ एंजॉय कराने लाया हूँ। रूम तैयार है ना? सोंग यांग ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जी मालिक, सब तैयार है। वीआईपी स्वीट नंबर 888 अब से सिर्फ आपके लिए रिजर्व रहेगा, वो किसी और कस्टमर को नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओ भाई साहब, वो वीआईपी स्वीट जिसका कम से कम खर्चा ही 10 लाख से शुरू होता है, वो हमेशा के लिए इनका पर्सनल रूम बन गया। क्या गजब लेवल है भाई। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर। पर जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, सामने से कुछ सूट बूट पहने हुए रईस लोग आ गए। सबके चेहरों पर गजब की इज्जत थी और हाथों में उनके बिजनेस कार्ड थे। उनका रुतबा देखकर ही पता चल रहा था कि वे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सोंग यांग ने आगे आकर मेरा परिचय कराया। मालिक, ये उस सर, झाओ सर, तान सर और ली सर हैं। ये सब अरबपति हैं। आज ब्याओ भाई ने इनके साथ ही मीटिंग रखी थी, पर आपके मामले की वजह से शायद वह कैंसिल हो गई। सोंग यांग उनकी मंशा भांप गया था। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, पर सुवान और बाकी सबने इसे साफ साफ सुन लिया था। अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े अरबपतियों को अपने पुराने क्लासमेट को कार्ड देने के लिए लाइन में खड़े देखना, यह नजारा उनके लिए किसी सपने जैसा था। इसके बाद उन सभी बड़े बिजनेसमैन ने एक एक करके अपना कार्ड मेरे हाथों में थमाना शुरू कर दिया। सुवान,
और बाकी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबकी बोलती बंद हो गई थी। मैंने बस एक नजर घुमाई और सॉन्ग यांग मेरा इशारा समझ गया। उसने तुरंत सामने वाले का विजिटिंग कार्ड ले लिया। बाकी तीनों बॉसों ने भी समझदारी दिखाई और बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए चुपचाप अपने कार्ड थमा दिए। वू हाई ने बात आगे बढ़ाते हुए 2 ब्लैक गोल्ड कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। ये पूरे देश में 20 से भी कम मिलने वाले वान फेंग गोल्ड सुप्रीम कार्ड थे। मुझे मक्खन लगाने के लिए वू हाई ने एक साथ 2 कार्ड गिफ्ट कर दिए। मैंने बस हूं कहा और सॉन्ग यांग ने मुस्कुराते हुए कार्ड अपने हाथ में ले लिए। सॉन्ग यांग बोला, वो बॉस, सिर्फ आपका बिजनेस ही बड्डा नहीं है, बल्कि वाइन की दुनिया में भी आपका बड्डा नाम है। सुना है आपके किसी दोस्त की पूरे देश में वाइन वाइनरी की चैन है। देश की 80% वाइन वहीं से आती है। क्या ये सच है? सॉन्ग यांग की बात सुनते ही वो बॉस के तोते उड़ गए। उसका ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके पास वाइनयार्ड हो। ये सब तो उसकी बीवी ने हवा में फेंका था। लेकिन वो बॉस को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। हाँ हाँ, ऐसा एक दोस्त है। वैसे मेरे पास ये एक रोमानी कोंटी की बोतल है, छोटा सा तोहफा है, प्लीज लो सर, इसे रख लीजिए। टिंग, सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। डिटेक्ट हुआ है कि वो हाई ने आपके सामने फेंका है। सिस्टम की तरफ से आपको पूरे देश में फैली चेन वाला वाइनयार्ड बानरुओ गिफ्ट में दिया जाता है। ये बानरुओ ही असली नेशनल वाइनयार्ड चैन थी जो देश की 90% वाइन सप्लाई करती थी। भले ही इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 10 बिलियन थी, पर वाइन की दुनिया में ये सबका बाप थी। मैंने कहा, जब वो बॉस इतने प्यार से दे रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। वैसे मेरे पास भी एक वाइन यार्ड है, बाद में किसी से कहकर वो बॉस के पास कुछ अच्छी वाइन भिजवा दूंगा ताकि वो टेस्ट कर सकें। मुझे अच्छे से पता था कि वो फेंक रहा है, पर मैंने उसकी पोल नहीं खोली। ये वो हाई समझदार बंदा था जो नजाकत समझता था। जब ऐसा है तो बहती गंगा में हाथ धोकर एहसान का बदला चुकाने में क्या बुराई है। वो बॉस मुझे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल की धड़कनें भरी हुई थी। अब चाहे मुझे सच पता हो या ना पता हो, उसे अपनी बीवी के फेंके हुए रायते को समेटना ही था। बाकी लोगों से विदा लेकर वो बॉस ने तुरंत फोन निकाला और अपनी बीवी को मिलाया। तू जल्दी से घर में रखी वो रोमानी कोंटी वाली वाइन रेड रोमांस क्लब में भिजवा। फोन के दूसरी तरफ उसकी बीवी भड़क गई। वो, तुम पागल हो गए हो क्या? बड़ी मुश्किल से तो वो बोतल हाथ लगी है। अभी तक सहेलियों के सामने रौब भी नहीं जमाया है। सोचना भी मत। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना पड़ेगा। मैं अभी सांग ब्याओ के बड्डे भाई से मिलकर आया हूँ। अगर तूने हर जगह ये बड़ी बड़ी बातें ना फेंकी होती तो मुझे ये कीमती वाइन किसी को गिफ्ट ना करनी पड़ती। जल्दी भेज, नहीं तो डिवोर्स दे दूंगा। वो बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर ये दिखावा करने वाली औरत ना होती तो उसे अपना बेस्ट कलेक्शन किसी और को क्यों देना पड़ता था। कुछ ही देर में वो रोमानी कोंटी की बोतल फटाफट पहुंच गई। वो बॉस ने बोतल ली और सॉन्ग यांग के पीछे पीछे 888 सुप्रीम वीआईपी रूम का दरवाजा खटखटाया। उस बड्डे से रूम में 10-12 क्लासमेट्स एकदम सीधे होकर बैठे थे। वो बॉस के आने की खबर से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मस्ती करने की। माहौल एकदम अजीब हो गया था। वो बॉस ने दबे पैर आते हुए कहा, लुओ सर, ये रही वो रोमानी कोंटी, टेस्ट करके बताइए कैसी लगी। करोड़ों का मालिक वो बॉस खुद अपने हाथों से वाइन सर्व कर रहा था और एक छोटे नौकर की तरह झुककर बात कर रहा था। ये फीलिंग कैसी थी? सच कहूं तो बड़ा मजा आ रहा था। सुवान तो वो बॉस की हर हरकत को आंखें फाड़ कर देख रही थी। मैंने कहा, टेस्ट सही है, मेरे बंदों ने तुम्हारे बंगले पर वाइन पहुंचा दी है, बाद में फोन चेक कर लेना। आगे से वाइन पीनी हो तो सीधे मेरे वाइन यार्ड चले जाना। वो बॉस ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। उसकी हिम्मत नहीं थी कि कुछ और बोले। तभी वो बॉस का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वाइन पहुंच गई? वो हकलाने लगा तो मैंने शांति से कहा, फोन उठा लो। सुनो जी, अभी बानरू वाइन यार्ड से कोई आया था और 10-12 बोतल कीमती वाइन दे गया। बोले कि उनके मालिक ने भेजा है। ओ माय गॉड, वो पूरे देश का 90% वाइन बनाने वाला बानरू वाइन यार्ड है ना। वो बॉस की बीवी की आवाज इतनी तेज थी कि रूम में बैठे हर एक बंदे को साफ सुनाई दे गई। क्या बानरू वाइन यार्ड भी लोयू का है? भाई साहब, वो तो वाइन लवर्स की सबसे बड़ी जगह है। लुओ यू, आज क्लासमेट्स की गेट टुगेदर है, क्या हमारे लिए एक लाफित्ते वाइन की बोतल खुलेगी? लुओ बॉस, प्लीज एक लाफित्ते खोल दो ना। गजब भाई गजब। लुओ यू, असली किंग तो तुम ही हो। वो बॉस को अब समझ आया कि मैं इन सब लोगों का क्लासमेट हूँ और यहाँ पार्टी चल रही है। उसके दिमाग की बत्ती जली। लुओ सर, ईस्ट सबर्ब में मेरा एक छोटा सा बंगला है, पार्टी के लिए एकदम सही जगह है। क्या आप सब दोस्तों को लेकर वहाँ चलेंगे? ये सुनते ही सुवान और बाकी सबकी आंखों में चमक आ गई। ईस्ट सबर्ब के बंगले कम से कम 30 मिलियन के होते हैं और वो बॉस की हैसियत के हिसाब से वो कम से कम 50 मिलियन या 100 मिलियन का होगा। लुओ यू, मैंने आज तक कभी बंगला नहीं देखा, प्लीज मान जाओ ना। हाँ हाँ, गाना वाना नहीं गाना, बस बंगला देखना है, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे भी देखना है ईस्ट सबर्ब का बंगला कैसा होता है। लुओ यू हाँ कर दो। वेन जियू और गुचेन ने भी जब सबको जिद करते देखा तो वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, वो बॉस, आपके ऑफर के लिए थैंक्स, पर बंगले पर नहीं जाएंगे। मैं लुओ यू दोस्तों से बंगले देखकर दोस्ती नहीं करता। वो बॉस ने हाथ जोड़कर थैंक यू कहा और समझदारी से रूम से बाहर चला गया।
सुवान ने अचानक मुद्दकर शेनजे को देखा। शेनजे, तुम्हारे पास भी तो टॉमसन 1 में 20 मिलियन का एक बद्दा फ्लैट है ना, हमें भी ले चलो, हमारी भी आंखें खुल जाएं। हाँ यार, सुवान की बात सुनकर चेंग हाओ और बाकी लोगों को भी याद आया। शेनजे के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे वो अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, अभी नहीं देख सकते। शेनजे का घर भी कैंसिल होने पर चेंग हाओ और बाकी सब उदास हो गए। सुवान ने हार नहीं मानी और गू चेन की तरफ देखा। गू भाई, तुम्हारी फैमिली इतनी अमीर है, कोई तो बंगला होगा जहां हमें ले जा सको। गू चेन ने बहाना बनाया, हमारे घर पर अभी कुछ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं तो अभी सही नहीं रहेगा। वैसे लो यू, क्या तुम्हारा टॉमसन 1 में कोई घर है? गुचेन की इस बात ने चेंग हाओ और बाकी सबकी उम्मीदें फिर से जगा दी। हाँ भाई, लुओ यू तो अब इतना बड़ा बॉस है, टॉमसन 1 में तो घर होगा ही ना। मैंने कहा, हाँ टॉमसन 1 में मेरा एक घर है, पर ज्यादा बड़ा नहीं है, बस घूमने के हिसाब से ठीक है, रुकने का मत सोचना। आज मैं तुम सबको ग्रैंड हयात इंटरनेशनल होटल में पार्टी दे रहा हूँ, सारा खर्चा मेरे नाम पर लिखवा देना। मेरे इतना कहते ही रूम में शोर मच गया। लुओ यू जिंदाबाद, भाई तू ही असली बॉस है, इतना पैसा, तुम तो साक्षात गॉड हो, ग्रैंड हयात को पूरा बुक कर लिया। बॉस, क्या आपको किसी हेल्पर की जरूरत है? चेंग हाओ, तू साइड हट। लुओ बॉस, मेरे बारे में सोचिए। जो गू चेन मेरा मजाक उड़ाने की सोच रहा था वो शौक में आ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास सच में टॉमसन 1 में घर होगा। पर फिर उसने एक शातिर स्माइल दी। बड्ढा नहीं है तो क्या हुआ? लुओ यू, तुम सच में बानरुओं के मालिक हो। जो घर मुझे नहीं मिला वो तुमने ले लिया। अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं, क्यों ना थोड़ी देर में हमें वहां घुमाने ले चलो। ठीक है, बाद में तुम सबको घुमाने ले चलूंगा। मैंने गू चेन की चालाकी 1 सेकंड में पकड़ डच ली, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी मुझे टॉमसन 1 वाले घर की चाबियां लेने जाना ही था, पर वो तो इतना उतावला हो रहा था जैसे बस मेरा पोपट होते हुए देखना चाहता हो। लेकिन उस आलीशान घर पर जाने से ठीक पहले सुवान ने अचानक मेरे हाथ में एक माइक थमा दिया। तभी महफिल में आवाज आई, लक्ष्य, हमारे लिए एक गाना गाओ ना। सारे क्लासमेट्स तुरंत मजे लेने लगे। मैंने भी हार मानकर माइक संभाला और मेरे जैसा इंसान गाना चुन लिया। जैसे ही मेरी उस्ताद लेवल की आवाज निकली, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं सिर्फ गाना नहीं गा रहा था, बल्कि अपनी पिछली 20 साल की जिंदगी का दर्द बयां कर रहा था। गाना खत्म होने के बाद भी लोग खोए हुए थे, लेकिन तभी जब सब पागलों की तरह तालियां बजा रहे थे, गर्वित अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उससे मेरी यह तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सबके सामने ताना मारा, लक्ष्य, तुमने सच में बहुत गंदा गाया है। और फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए चिल्लाया, अगर दम है तो ओरिजिनल ट्रैक बंद करो और बिना म्यूजिक के सिर्फ अपनी आवाज में गाकर दिखाओ। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। क्या मैं सच में ओरिजिनल गाने पर लिपसिंग कर रहा था? तन्वी से ये देखा नहीं गया। वह सीधे गर्वित के सामने आ खड़ी हुई और पूछा, अगर इसने बिना ट्रैक के गा दिया तो तुम क्या करोगे? बाकी दोस्त भी गर्वित को कोसने लगे कि वह जानबूझकर पंगे ले रहा है। बात बढ़ती देख और यह सोचकर कि पार्टी का मजा खराब ना हो, मैंने शांति से कहा, कोई बात नहीं, अभी मेरा गला पूरी तरह खुला नहीं था, मैं एक बार बिना म्यूजिक के ही गा देता हूँ। जैसे ही सुर फूटे, सब के सब पूरी तरह ढेर हो गए। बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के मेरी आवाज ने सबको अपना दीवाना बना लिया। तालियों और तारीफों का ऐसा तूफान आया कि पूछो मत, किसने सोचा था कि बिना म्यूजिक के मैं और भी ढांसू गाता हूँ। लेकिन इसी बीच अचानक वीआईपी रूम का दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुला। एक सूट बूट वाला आदमी गुस्से में लाल पीला अंदर आया। उसके पीछे उसका बेटा अंशुल था, जिसका चेहरा मार खाकर सूजा हुआ था। मैंने बिना किसी को भनक लगे तुरंत अपने मैनेजर संकेत को फोन लगा दिया। लग रहा था कि ये बिजनेसमैन अमित जी किसी गलत इरादे से आए हैं। गर्वित के चेहरे पर तो रौनक आ गई। वह इस इंतजार में था कि कब मैं घुटनों पर आऊंगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। अमित जी अपने बेटे को खींचते हुए आए और सीधे मेरे पैरों में गिर गए। उन्होंने अंशुल का सिर जमीन पर दबाते हुए कहा, लक्ष्य सर, इस बेवकूफ लड़के ने आपको पहचानने में भूल कर दी। प्लीज अपने हाथ ऊंचे रखिए और हमारे बिजनेस को तबाह होने से बचा लीजिए। यह नजारा देखकर क्लास के सारे लोग सन्न रह गए। शहर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक अपने बेटे के साथ मेरे सामने नाक रगड़ रहा था। मैंने नजरें घुमाई और सारा मामला अपने खास आदमी शमशेर पर टाल दिया। लेकिन अमित जी तो खौफ से कांप रहे थे। उन्होंने एक ऐसा राज खोला कि सबके कान खड़े हो गए। लक्ष्य सर, आप ही तो शमशेर भाई के असली बॉस है ना? आपकी बस एक हाँ की दूरी है, फिर तो ये पूरी कंपनी आपकी ही है। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। अरबों की कंपनी की किस्मत सिर्फ मेरे एक फैसले पर टिकी थी। लेकिन मैंने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, एक मामूली कंपनी इतनी बड़ी बात है क्या? मैं अगर शमशेर से कहकर एक कंपनी बंद करवा सकता हूँ तो वैसी ही दूसरी खड़ी भी करवा सकता हूँ। अमित जी के पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने देखा कि माफी मांगकर काम नहीं बनेगा तो उनकी आंखों में अचानक गुस्सा आ गया। वह जमीन से उछले और अपनी मुट्ठी तान कर सीधे मेरी तरफ झपटे।
अबे लड़के, जब मैं अकेले 100-100 लोगों से मुकाबला करता था तब तुम धूल में खेलते थे। उनका चेहरा गुस्से से भयानक लग रहा था और मुक्का मेरी नाक के पास पहुंच चुका था। मुझे लगा कि आज तो गलती हो गई। तन्वी डर के मारे जोर से चिल्लाई, लक्ष्य बचो, लेकिन हटने का वक्त ही नहीं था। अमित जी का वार बिजली की तरह तेज था। मैं चाहकर भी हट नहीं सकता था। ठीक उसी नाजुक पल में मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, अलर्ट, यूजर ने अमित के सामने अनजाने में मुकाबला करने की बात सोची है। यूजर को तुरंत मार्शल आर्ट्स मास्टर की ताकत दी जाती है। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही दुनिया भर की फाइटिंग स्किल्स और ताकत मेरे शरीर में समा गई। अब जब मैंने अमित को देखा तो मुझे उसकी हर चाल में कमियां ही कमियां दिखी। मैंने बहुत ही आराम से अपना हाथ उठाया और एक करारा थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। अगले ही पल वह खुद को 100 लोगों पर भारी बताने वाला बिजनेसमैन हवा में उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया और वहीं ढेर हो गया। पूरी जगह सन्नाटा पसर गया। भाई साहब, लक्ष्य ने तो एक ही थप्पड़ में उसका काम तमाम कर दिया। तभी संकेत अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर अंदर भागा भागा आया। जमीन पर बेसुध पड़े बाप बेटे को देखकर वह ताकतवर मैनेजर संकेत मेरे सामने 90 डिग्री झुक गया और सबके सामने बोला, बॉस, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने शांत रहकर उसकी 3 महीने की सैलरी काटने की सजा सुनाई और कहा, मेरे लिए कुछ गाड़ियों का इंतजाम करो, मेरे दोस्तों को पॉश टावर्स की प्रॉपर्टी देखनी है। क्लास के लोग अब जाकर सदमे से बाहर आए और वहां का माहौल एक बार फिर से जोश से भर गया। रात के ठीक 9:30 बजे दर्जनों आलीशान गाड़ियां पॉश टावर्स के गेट पर आकर रुकी। वहां के सेल्स मैनेजर राहुल पहले से ही मेरे स्वागत में पलकें बिछाए खड़े थे और मुझे बहुत इज्जत दे रहे थे। लेकिन ये सब देखकर गर्वित का दिमाग फिर से घूमने लगा। उसे अचानक लगा कि उसने पूरा गेम समझ लिया है। ये मैनेजर पक्का लक्ष्य का किराए का एक्टर है। अपनी इस चालाकी पर गर्वित की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वह बस सही मौके के इंतजार में था ताकि सबके सामने मेरी पोल खोलकर मुझे नीचा दिखा सके। जल्दी ही राहुल हमें ब्लॉके के सामने ले गए और बड़े सम्मान से बोले, लक्ष्य सर, हम पहुंच गए, यही आपकी प्रॉपर्टी है। गर्वित से अब रहा नहीं गया। उसने उस 44 मंजिल की गगनचुंबी इमारत की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, राहुल मैनेजर साहब, इस ब्लॉके में तो बहुत सारे फ्लैट्स हैं, आखिर इनमें से कौन सा फ्लैट लक्ष्य का है, ये तो बताइए। उसे लगा कि उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब मेरा तमाशा बनेगा। लेकिन राहुल ने मेरी तरफ देखा। जब उन्होंने देखा कि मैं मजे ले रहा हूँ तो वह समझ गए कि क्या करना है। वह गर्वित की तरफ घूमे और एक ऐसी बात कही कि सबके होश उड़ गए। सर, शायद आप समझे नहीं, मेरा मतलब ये था कि ये पूरी की पूरी गगनचुंबी इमारत ही लक्ष्य सर की है। क्या पूरी बिल्डिंग ही लक्ष्य की है? श्वेता और बाकी सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जहाँ जमीन की कीमत आसमान छूती हो, वहां पूरी की पूरी बिल्डिंग का मतलब तो अरबों रुपए हुआ। कुछ लोगों के तो पैर तक कांपने लगे। हमारे दोस्त ने पूरी बिल्डिंग खरीदी है। उसने कहा था कि घर बड़ा नहीं है, पर यह तो नहीं बताया था कि वह इतना ऊंचा है। पल भर में सारे दोस्त खुशी से झूम उठे। वे शमशेर या संकेत की ताकत भले न समझते हो, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग ने उन्हें दिखा दिया कि असली अमीरी किसे कहते हैं। गर्वित का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, यह झूठ है, जब मैं यहाँ एक फ्लैट नहीं खरीद पाया तो ये पूरी बिल्डिंग कैसे खरीद सकता है? तुम सब मिले हुए हो। उसकी बार बार की बकवास ने सेल्स मैनेजर राहुल को भी गुस्से में ला दिया। राहुल ने हंसते हुए कहा, जनाब, अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो सरकारी कागजात पर तो होगा ही। ये कहते हुए उन्होंने गाड़ी का डिग्गी खोला और अंदर से एक बड़ा सा बॉक्स बाहर निकाला। फिर सबके सामने उन्होंने एक एक करके प्रॉपर्टी के कागजात का ढेर लगाना शुरू किया, जो देखते ही देखते इंसान की लंबाई जितना ऊंचा हो गया। गर्वित ने कांपते हाथों से एक फाइल उठाई। उस पर लक्ष्य का नाम साफ साफ लिखा था। उसने दूसरी फाइल खोली तो सरकारी मुहर और मेरा नाम उसके गाल पर तमाचे की तरह लगा। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। कौन बेवकूफ घर इस तरह पूरी बिल्डिंग के हिसाब से खरीदता है? बाकी दोस्त फाइलों का पहाड़ देखकर दंग थे। अरबों रुपयों का खेल कोई कैसे नकली दिखा सकता है? गर्वित, तुम्हारी दिक्कत क्या है? रजत के शुरुआत करने के बाद सबने गर्वित को आड़े हाथों लिया और उसे खूब सुनाया। तभी सारे दोस्त मेरे पास जमा हो गए। लक्ष्य, चलो ना, हमें अंदर से अपना घर दिखाओ। मैंने राहुल को इशारा किया कि दरवाजा खोले। जैसे ही सब अंदर गए, वहां की भव्यता देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घर इतना शानदार, क्लासिक और मॉडर्न था कि हर किसी का सपना सच होने जैसा था। श्वेता ने सबसे पहले अपना फोन निकाला और ताबड़तोड़ तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसे देखकर बाकी सब भी अपने फोन पर लग गए। आधे घंटे के अंदर ही सोशल मीडिया पर हर तरफ हमारी ही बातें होने लगी। हजारों लोग इसे शेयर करने लगे। पूरे इंटरनेट पर यह खबर फैल गई कि किसी रहस्यमयी रईस ने पॉश टावर्स की पूरी बिल्डिंग ही अपने नाम कर ली है। मजे की बात तो ये हुई कि जैसे ही ये बात फैली, दोस्तों के उन रिश्तेदारों और क्लाइंट्स के फोन आने लगे जिनसे बरसों से कोई बात नहीं हुई थी। सबके सब बिजनेस डील करने के लिए उतावले हो रहे थे और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं उस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक था। जब मैंने देखा कि दोस्तों का मन अभी भी नहीं भरा है तो मैंने संकेत को बोलकर गाड़ियों का काफिला तैयार करवाया और सबके लिए ग्रैंड होटल में वीआईपी स्वीट्स बुक करवा दिए। लेकिन जैसे ही सब जाने वाले थे, तभी श्वेता ने अचानक मुझसे एक बात कही। तभी सबने वो सवाल पूछ लिया,
जो हर कोई जानना चाहता था, लुक्सेन तुम्हारा ये अपार्टमेंट बेचोगे क्या? जब से उन लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटो डाले, अनगिनत लोग मुझसे ये बिल्डिंग खरीदने के पीछे पड़ी डीएच गए। यहाँ तक कि कुछ ने तो डबल कीमत देने का ऑफर भी दे दिया। सब लोग बस इसी इंतजार में थे कि देखें मैं इस इमारत का क्या करता हूँ। पर मैंने बिना सोचे समझे सीधे बोल दिया, नहीं बेचना, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये 5 शब्द सुनते ही वहां मौजूद सारे लाइट डीएच के एकदम जोश में आ गए। अरे भाई साहब, अरबों की बिल्डिंग को ऐसे ही मना कर दिया, वाह, इसे कहते हैं रईसी। अमीरों की दुनिया सच में अपनी समझ से बाहर है। किसने सोचा था कि मैं अरबों का मुनाफा पलक झपकाए बिना ठुकरा दूंगा। तभी अचानक सिमझा ने टेढ़ी नजरों से गू चेन की तरफ देखा और ताना मारा, गू बड्ढे सरकार, ये मकान तो बस 2-3 करोड़ का ही है ना, आपके लिए तो ये चिल्लर होगा। गू चेन तो वहीं सन्न रह गया। सिमझा ने अचानक उसका नाम क्या लिया। गू चेन का दिमाग एकदम चकरा गया। वो पूरी तरह सोच में पड़ेज गया कि भाई ये क्या सीन है, मुझसे थॉमसन रिवेरा में अपार्टमेंट खरीदने को कह रहा है। थॉमसन रिवेरा के नक्शे उसने देख रखे थे। मकान तो सच में लाजवाब थे, पर दिक्कत ये थी कि वो हद से ज्यादा महंगे थे। वहां 100 कुछ स्क्वायर मीटर का सबसे छोटा फ्लैट भी कम से कम 3.5 करोड़ से शुरू होता था। अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो करोड़ों का बड़ा सा बंगला लेकर आराम से ना रहता। अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा। मैंने अभी अभी ईस्टर्न सुबर्ब नंबर 1 कोर्टयार्ड में एक विला खरीदा है, तो फिलहाल हाथ में कैश थोड़ा कम है। गुचेन ने एक नकली और अजीब सी मुस्कान के साथ बात बनाई। लुक्सेन के दिमाग में तुरंत सिस्टम की घंटी बजी, जिससे उसकी भौहें तन गईं। उसने बड्ढे ही मजेदार तरीके से गुचेन की तरफ देखा। सिस्टम अलर्ट, गुचेन ने होस्ट के सामने डींग मारी है। इनाम के तौर पर ईस्टर्न सुबर्ब नंबर 1 कोर्टयार्ड का विला नंबर 9 आपका हुआ। भाई साहब, सीधे ईस्टर्न सुबर्ब नंबर 1 कोर्टयार्ड का विला नंबर 9? वो तो शहर का सबसे टॉप का आलीशान बंगला है, हजारों स्क्वायर मीटर में फैला हुआ, जिसकी कीमत पूरे 100 करोड़ तक है, और आज तक वो बिका भी नहीं था। गु चेन की ये बात सुनते ही महफिल में टहलका मच गया। सब दोस्त एक के बाद एक हैरान होने लगे। ईस्टर्न सुबर्ब नंबर 1 कोर्टयार्ड का बंगला, वो तो कम से कम 10 करोड़ का होगा ना। 10 करोड़? अरे भाई, ईस्टर्न सुबर्बी नंबर 1 और चेन साहब के उस छोटे से बगीचे वाले बंगले में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो फिर वो तो मुकाबला ही नहीं कर सकता। पर वहां का सबसे ढांसू बंगला कौन सा है? विला नंबर 9। कहते हैं उसकी कीमत 100 करोड़ है, और अब तक उसे कोई खरीद नहीं पाया है। तेरी तो, फिर तो गुचेन असली उस्ताद निकला। काश मैं भी अपनी आंखों से ईस्टर्न सुबर्ब नंबर 1 कोर्टयार्ड का विला देख पाता। सुवान के इस तरह समझाने के बाद सबको समझ आ गया कि ईस्टर्न सबर्ब नंबर 1 कोर्टयार्ड कितनी बड़ी चीज है। इसके सामने तो करोड़ों का थॉमसन रिवेरा भी कीमत के मामले में बहुत पीछे छूट गया। पर सच कहें तो इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था, क्योंकि एक फ्लैट था और दूसरा विला। दोनों की क्लास और कीमत बिल्कुल अलग थी। गु चेन एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर खुश हो गया। उसकी जो बेइज्जती हुई थी, उसका बदला पूरा हो गया। अरे यार, अब तुम ज्यादा शरीफ मत बनो। अभी लुक्सिन भी बोल रहा था कि घर छोटा है, पर वो तो पूरी की पूरी बिल्डिंग निकली। गुचेन, तुमने कौन सा वाला खरीदा है? हमें कब ले चल रहे हो अपनी रईसी दिखाने? सुवान ने जब गुचेन का ये दिखावा देखा तो वो कहाँ मानने वाली थी। उसे गुचेन की ठीक ठाक वाली बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, सुवान इस बहाने उस आलीशान इलाके में जाना चाहती थी, ताकि शायद वहां किसी बद्दे अमीर आसामी को अपने जाल में फंसा सके। सिर्फ सुवान ही नहीं, बाकी दोस्त भी अमीरों की इस ठीक ठाक और छोटा मोटा जैसी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ, तुम अमीर लोग बहुत संभल कर बोलते हो। मुझे भी अपनी आंखें सेकनी है। मुझे भी वहां जाकर फोटो और रील्स बनानी है। मेरा तो मन है कि उस आलीशान बंगले में बैठकर तसल्ली से स्टेक खाऊं। दोस्तों की ये बातें सुनकर गु चेन के तो तोते उड़ गए। उसने तो बस पीछा छुड़ाने के लिए हवा में तीर चलाया था। यहाँ तो सब लोग बाल की खाल निकालने लगे। गु चेन ने तेजी से दिमाग दौड़ाया और बात को टालते हुए बोला, जैसे ही घर का काम पूरा हो जाएगा मैं सबको पार्टी पर बुलाऊंगा। गु चेन को इस तरह फंसा हुआ देखकर लुक्सिन से रहा नहीं गया और उसकी हंसी छूट गई। लुक्सिन, तुम क्यों हंस रहे हो? चेंग हाओ ने उत्सुकता से पास आकर पूछा। गु चेन का दिल बैठ गया और उसे ठंडे पसीने आने लगे। कहीं लुक्सिन सबके सामने उसकी पोल ना खोल दे। कुछ नहीं, रात काफी हो गई है, अब सबको आराम करना चाहिए। तभी झुनियू इंटरनेशनल होटल की तरफ से लाखों की 10-12 लग्जरी गाड़ियां सबको लेने आ गईं। चेंग हाओ और बाकी सब खुशी खुशी गादियों में बैठ गए और होटल में उनका राजा महाराजाओं जैसा स्वागत हुआ। जैसे ही वेटर ने उन्हें वीआईपी स्वीट में छोड़ा, सबने अपनी सारी तमीज भूलकर धमाल मचाना शुरू कर दिया। झुनियू इंटरनेशनल एक 5 स्टार होटल था, जहां के एक वीआईपी स्वीट का किराया ही कम से कम 1 लाख रुपए था। यानी लुक्सिन ने आज दोस्तों की मौज मस्ती के लिए हंसते हंसते लाखों रुपए उड़ा दिए थे। फिर क्या था, लुक्सिन, वेनजी और गुचेन को छोड़कर बाकी सबने सोशल मीडिया पर तस्वीरों की बाढ़ ला दी। उस रात थॉमसन रिवेरा और जुनियू होटल की तस्वीरों ने सबका इंटरनेट हिलाकर रख दिया। जिसने भी देखा वो पागल हो गया और सब लुक्सिन के दोस्तों से पूछने लगे, भाई ये तुम्हारा सुपर अमीर दोस्त आखिर है कौन? हमारी भी जान पहचान करवा दो यार। अगले दिन लुक्सिन सुबह 10 बजे आराम से सोकर उठा। फ्रेश होने के बाद वो अपनी कोएनिग्सेग 11 सुपर कार लेकर नाश्ता करने निकला। जब वो हाथ में चाय समोसे लेकर वापस गाड़ी की तरफ आ रहा था, तभी 2 लोगों की बातचीत ने उसका ध्यान खींचा। अरे जल्दी चल,
आगे एक विदेशी फाइटर ने चैलेंज ओपन किया है और वो हमारे शहर के उस्तादों से मुकाबला कर रहा है। इतना जबरदस्त सीन, चल चल जल्दी चलकर तमाशा देखते हैं। लुक्सिन ने मजे लेने के मूड में उनका पीछा किया। कुछ दूरी पर एक बहुत बद्दा अखाड़ा बना था जहां दो लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। नीचे लोगों की भारी भीड़ तमाशा देखने जुटी थी। अखाड़े के ऊपर एक बद्दा बैनर टंगा था जिस पर लिखा था, विदेशी फाइटर किम जुंग हुआन का खुला चैलेंज, आइए और मुकाबला कीजिए। किम जुंग हुआन का चेहरा तो शरीफों जैसा था, पर उसकी तगड़ी बॉडी देखकर नीचे खद्दी लड़कियां शोर मचा रही थीं। उसके सामने एक चौकोर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी था जो फुर्तीला तो था, पर उसके पूरे बदन पर नीले काले जख्मों के निशान थे। ना जाने क्यों इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। इस पूरे शहर में बस तुम जैसा बेकार आदमी ही बचा है मुझसे लड़ ढने के लिए। किम जुंग हुआन ने एक जोरदार घूंसा उस आदमी के मुंह पर मारा। आदमी के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। किम ने फिर एक करारा पंच उसके पेट में दे मारा। बड्डे सूरमा बनते थे ना, करो ना वार साले लूजर। अधेड़ उम्र का वो शख्स जैसे बेहोश होने की हालत में आ गया और उसके पैर लड़खड़ाए और वो अखाड़े पर जोर से गिर गया। अंकल लेन जल्दी होश में आओ। अंकल, अगर नहीं हो रहा तो हार मान लो ना। अखाड़े के नीचे खड्डे दो लड़के परेशान होकर चिल्ला रहे थे। ये सुनकर किम जुंग हुआन ने एक कमीनी मुस्कान दी। उसने अंकल लिन के बाल पकड़ दे और अपना चेहरा उनके सामने ले गया। क्यों बे, हार मानता है? बस एक बार मुंह से बोल दे, मैं तुझे नीचे जाने दूंगा। अंकल लिन ने किम की तरफ देखा और एक ठसक भरी हंसी हंसे। हमारे शहर में कोई बुजदिल नहीं होता, हार मानू, सपने देखना छोड़ दे। अंकल लिन साले कुत्ते। तभी अखाड़े के ऊपर और नीचे से एक साथ दो अलग अलग आवाजें गूंज उठी। किम सुंग हुआन ने लू यू की तरफ अपनी बीच की उंगली मिडिल फिंगर दिखाई। उसकी इस दबंगई ने पूरे माहौल में आग लगा दी, पर अगले ही पल लू यू ने सीधे हाथ बढ़ाया और कड़ाक की आवाज के साथ उसकी उंगली को बेरहमी से मरोड़कर तोड़ दिया। भयंकर दर्द से किम सुंग हुआन चीख उठा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद लू यू ने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और एक जोरदार थप्पड़ किम सुंग हुआन के मुंह पर रसीद कर दिया। एक धमाके की आवाज आई और किम सुंग हुआन सीधे हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और वहीं बेहोश हो गया। पूरा हॉल 3 सेकंड के लिए बिल्कुल सन्न रह गया और फिर एकदम से हंगामा मच गया। अरे बाप रे, ये तो खत्म भी हो गया। 3 मिनट की बातें हो रही थी, पर ये तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। पिछले ही पल जो लू यू को हराने की कस्में खा रहा था, अगले ही पल वह जमीन पर बिना हिले डुले लेटा हुआ है। लू यू ने अपने कपड़ों से वह धूल साफ की जो वहां थी ही नहीं और बहुत हल्के में कहा, बस इतनी सी औकात थी और चले थे मेरे मैजिक सिटी के उस्तादों को चैलेंज करने। यह बात सीधे तौर पर उन कोरियाई लोगों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसी थी। किम सुंग हुआन के साथी पूरी तरह हके बके रह गए। यह आदमी आखिर है कौन जिसने एक ही थप्पड़ में बंधे को बेकार कर दिया? इसी बीच किम सुंग हुआन की शक्ल पर मरने वाली एक फैन नीचे से चिल्लाई, तुमने बिल्कुल धोखा किया है, हमारे ओपा इतने कमजोर नहीं है कि तुम्हारे एक थप्पड़ से बेहोश हो जाएं। लू यू के फैंस ने तुरंत जवाब दिया, जो ओपा 10 सेकंड भी नहीं टिक सकता वह हमारे गॉड का 1 मिनट भी लेने के लायक नहीं है। ऐसा लगा कि नीचे अब हाथापाई हो जाएगी। लू यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी, ठंडी नजरों से सबको देखा और कहा, जिसे भी लड़ना है ऊपर आ जाओ, ये रिंग बेकार नहीं जानी चाहिए। इस एक बात ने सबका मुंह तुरंत बंद कर दिया। मजाक है क्या? जब किम सुंग हुआन जैसा बंदा एक ही बार में ढेर हो गया तो वे ऊपर जाकर अपनी जान थोड़ी ना गंवाएंगे। तभी किम सुंग हुआन का साथी पार्क चांग कुछ लोगों के साथ रिंग में आया और आते ही लू यू पर झूठा इल्जाम लगा दिया। धोखे से वार करना कौन सी बहादुरी है? इस पर लू यू सिर्फ मुस्कुराया, अपने हाथ पीछे किए और बोला, जो ताकतवर है वही राजा है, इसका कमजोर होना एक हकीकत है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो कोई और ऊपर आ सकता है। इस बार मैं उसे 5 सेकंड ज्यादा दूंगा। अगर वह 15 सेकंड के अंदर मेरे कपड़े के कोने को भी छू ले तो मैं अपनी हार मान लूंगा। ये कितनी बड़ी ढीठता थी। पार्क चांग के साथी गुस्से में एक साथ हमला करने ही वाले थे, पर उन्होंने तुरंत अपने सबसे मजबूत साथी पार्क चांग को आगे कर दिया। पार्क चांग रिंग में आया, उसका चेहरा घमंड से भरा था। मैं पार्क चांग किसी अहरे गहरे पर हाथ नहीं उठाता, अपना नाम बताओ। लू यू ने बिना किसी दिलचस्पी के कहा। लू यू, बकवास बंद करो, बस कुछ सेकंड का खेल है। मैच शुरू हुआ। पार्क चांग ने तुरंत मुक्के बरसाने शुरू किए, लेकिन लू यू ऐसे घूम रहा था जैसे पार्क में टहल रहा हो। 3 राउंड हो गए, पर पार्क चांग सच में लू यू के कपड़े का एक कोना तक नहीं छू पाया। तभी नीचे से किसी ने जोर से आवाज लगाई, लू गॉड। 15 सेकंड पूरे हो गए। बात खत्म होते ही लू यू की फुर्ती बदल गई। उसने सफाई से अपना हाथ निकाला और एक थप्पड़ जड़ दिया। अगले ही पल पार्क चांग का शरीर हवा में उछला और वह जोर से जमीन पर गिरा। पार्क चांग को भी उसी तरह थप्पड़ से उड़ते देख पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। इस बार सबने बिल्कुल साफ साफ देखा था कि शुरू से आखिर तक लू यू ने सच में सिर्फ एक थप्पड़ का इस्तेमाल किया था। तभी नीचे बैठे लोगों ने तालियों और चीखों की बौछार कर दी। हमारे लू गॉड बहुत खतरनाक हैं, बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। हमारे लू गॉड एक ही थप्पड़ में तमीज सिखा देते हैं। पार्की ने जब पार्क चांग को फिर से थप्पड़ खाकर उड़ते देखा
तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। वह तो उनके ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था, लेकिन लू यू ने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग हार चुके हो। पर कौन जानता था कि पार्की इसके बाद भी कुतर्क करने लगेगा। हम नहीं हारे, 3 में से 2 मैच जीतने होते हैं, हम तो बस एक ही मैच हारे हैं। ये सुनते ही पूरी पब्लिक ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोरियाई लोगों को थोड़ी भी शर्म है या नहीं? किम सुंग हुआन वाला थप्पड़ क्या गिनती में नहीं है? बहुत जिली पर ऐसा नहीं देखा। लोग पैसे के लिए बेईमानी करते हैं और तुम लोग लू गॉड से थप्पड़ खाने के लिए बेईमानी कर रहे हो। पार्की को इतना सुनाया गया कि उसका खून खौल उठा। वे खुद भी थप्पड़ नहीं खाना चाहते थे। तभी लू यू की आंखों में एक अजीब सा भाव आया। तुम सब एक साथ ही क्यों नहीं आ जाते? थप्पड़ मारना भी मेहनत का काम है, इससे मेरा एक एक करके मारने का समय बच जाएगा। यह सुनते ही नीचे बैठे दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अरे भाई, मुझे लगा था लू गॉड बहुत गंभीर है, पर वह तो बड़े मजेदार ताने मारते हैं। थप्पड़ मारने जैसी बात को कितना अनोखा बना दिया। लू गॉड सच में कमाल है। पार्की का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। वह चिल्लाया, किम सोंग, तुम सब मेरे साथ चलो। तुरंत ही करीब 10-12 लोग रिंग में आ गए और उन्होंने लू यू को चारों तरफ से घेर लिया। दर्शकों ने तुरंत अपने फोन निकाल लिए ताकि इस बेहतरीन पल को रिकॉर्ड कर सकें। लू यू ने चारों तरफ देखा, आराम से बोला, सब आ गए तो फिर शुरू करते हैं। बात पूरी होते ही वे सब बिना सोचे समझे उसकी तरफ लपके। लू यू की नजरें घूमी, उसने हाथ घुमाकर एक थप्पड़ मारा। धमाका हुआ और पार्की वहीं जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह सुध बुध खो बैठा। फटाक से एक और तेज थप्पड़ पड़ा। किम सोंग की आंखें ऊपर चढ़ गईं और वह जमीन पर गिरकर कांपने लगा। इसके तुरंत बाद फटाफट 3 और लोग नीचे गिर गए। धड़ाधड़ कई और लोग लू यू के एक्शन के साथ रिंग में एक के बाद एक गिरते चले गए। 10 सेकंड भी नहीं हुए थे और उस बड़े से रिंग में हर तरफ लोग बिखरे पड़े थे। रिंग के बीच में लू यू के कपड़े हवा में हिल रहे थे और वह बिल्कुल शांत खड़ा था। इसे कहते हैं असली मास्टर का अंदाज। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और नाखुश होकर बोला, क्या कोई और कोरियाई बचा है जिसे थप्पड़ खाना हो? अगर तुम्हारा यह रिंग कोई नहीं तोड़ेगा तो मेरी ये मेहनत तो बेकार चली जाएगी। यह सुनते ही नीचे के फैंस हंसते हंसते बेहाल हो गए। सबको हराने के बाद भी लू गॉड को इस बात की फिक्र थी कि रिंग कब टूटेगा। कोरियाई लोगों को तो सच में बहुत बड़ा झटका लगा होगा। रिंग की देख-रेख करने वाला मोटा लड़का रिंग में पड़े लोगों को देख रहा था और फिर उसने गुस्से में खड़े लू यू को देखा। वह डर के मारे कांपने लगा। उसे सच में डर था कि कहीं उसे भी ऊपर बुलाकर एक थप्पड़ न दे दिया जाए। मोटे लड़के ने डरते हुए भरोसा दिलाया, लू गॉड, जैसे ही इन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं मैं तुरंत इस रिंग को खुद तोड़ दूंगा। लेकिन लू यू ने सिर्फ एक ठंडी नजर उस पर डाली। अपने साथियों से कह देना कि बिना वजह मेरे शहर मत आया करें, हमारे यहाँ थप्पड़ मारने वाले बहुत से लोग हैं। यह कहकर सबकी हैरान नजरों के बीच लू यू अपनी रेसिंग कार में बैठा, एक्सीलेटर दबाया और तेजी से निकल गया। लू यू के जाने के बाद उसका कोरियाई लोगों से फाइट का वीडियो इंटरनेट पर पूरी तरह छा गया। सिर्फ आधे घंटे में ये वीडियो टॉप 10 ट्रेंड्स में आ गया। अरे वाह, कोरियाई लोगों का लू गॉड से थप्पड़ मांगने का ये सीन कितना मजेदार है। बहुत हंसी आई। उस मोटे लड़के को डरते हुए देखकर तो मेरा खाना ही मुंह से बाहर आ गया। तभी एक कमेंट ने सबका ध्यान खींचा, क्या सिर्फ मैंने ही नोटिस किया कि लू गॉड जो कार चला रहे हैं वह कोएनिग्सेग 11 है? अगले ही पल एक जानकार ने बताया, ऊपर वाले भाई को नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस कार की कीमत 1 अरब 20 करोड़ है। यह बाजार में आसानी से मिलती भी नहीं, बिना ऊंचे रसूख के इसे कोई खरीद नहीं सकता। अरे बाप रे, लू गॉड तो बहुत बड़े अमीर इंसान निकले। इंटरनेट पर हंगामा मचा था, पर लू यू को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह फाइट खत्म करके आराम से अपनी पुरानी क्लासमेट शूटिंग का स्टेटस देख रहा था, जो इन्वेस्टमेंट के लिए किसी दोस्त को ढूंढ रही थी। लू यू को याद आया कि उसके पास 33 अरब की कीमत के बिटकॉइन पड़े हैं, इसीलिए उसने सीधे शूटिंग से उसका एड्रेस मांगा ताकि वह अपने कुछ फालतू पैसे वहां इन्वेस्ट कर सके। उधर सुतिंग को लग रहा था कि उसका पुराना दोस्त लुक यू तंगी में जी रहा है, इसलिए उसने मन बना लिया था कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। पर किस्मत का खेल देखिए, लुक यू जब गाड़ी लेकर पानी खरीदने निकला तो रास्ते में अचानक एक सड़क वाले इंटरव्यू के चक्कर में फंस गया। 1 मिलियन फॉलोअर्स वाली मशहूर फीमेल लाइव स्ट्रीम करने वाली होस्ट छीछी ने एक लड़के को रोका। हैंडसम भाई, आपकी क्या खासियत है? वह लड़का खीसे निपोड़ते हुए बड़े घमंड से बोला, मेरी लंबाई पूरे 20 सेंटीमीटर। टन सिस्टम की आवाज आई। ली भाई को होस्ट से गप मारते हुए पकड़ा गया है। इनाम के रूप में गप सच की जाती है। वहां खड़े खड़े मजे ले रहे लुक यू को अचानक अपने शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह वहां से खिसकने ही वाला था कि छीछी की तेज नजर उस पर पड़ गई। वह तुरंत भागकर उसके पास आई। हैंडसम भाई, मैं होस्ट छीछी हूँ, क्या मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकती हूँ? लुक्यू ने बेबसी में कदम रोके। हाँ बिल्कुल, छीछी ने बड़े चाव से पूछा। तो हैंडसम भाई, आपकी क्या खासियत है? लाइव चैट पर बैठे लोग अपनी सांसें थामे हुए थे। तभी लुक्यू ने एकदम मासूम चेहरा बनाकर जवाब दिया, वह जो अभी उस भाई ने बोला, मेरा भी वही हाल है, पूरे 20। ये सुनते ही लाइव चैट पर जैसे भूचाल आ गया। मम्मी पूछ रही हैं कि मैं सिर झुकाकर क्यों बैठा हूँ।
मेरा तो बस थोड़ा सा है, मैं तो इस खूबसूरत होस्ट के लायक ही नहीं हूँ। हैंडसम भाई ने तो हरी झंडी दे दी। चीची अब तुम शर्माना छोड़ो। लेकिन चीची तो गुस्से में पैर पटकने लगी, पर पैर पटकते ही उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे लुकयू की बाहों में जा गिरी। ओ तेरी, चीची तो एकदम बेकाबू होकर खुद ही गले लग गई। लोग मजे ले ही रहे थे कि लुकयू ने चीची को संभाल लिया। चीची जैसे ही हटने लगी, उसका हाथ जहां लगा, वहां का एहसास छूते ही वह एकदम सुन्न हो गई। चीची का चेहरा शर्म से टमाटर हो गया। वह जैसे ही सीधी खड़ी हुई, उसका पैर फिर लड़खड़ाया और वह दोबारा लुकयू की गोदी में जा गिरी। इस तरह लगातार 2 बार खुद को बाहों में सौंपने का ये गजब का सीन देखकर फैंस के होश उड़ गए। मैम, आप तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही हैं, लुकयू ने चुटकी लेते हुए कहा। मैं जानबूझकर नहीं कर रही, मेरे पैर में मोच आ गई है। चीची ने रोनी सूरत बनाकर सफाई दी, जो बहुत ही मजेदार लग रही थी। पर लुकयू ने बड़े गंभीर होकर कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझ पर नहीं गिर रही थी। उसकी इस बात पर लाइव चैट में 666 गजब गजब के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। चीची बेचारी अभी भी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, पर हैंडसम भाई को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हंसते हंसते पेट फूल गया। चीची आज से मेरे लिए सुंदर लड़कों पर टूटने वाली लड़की बन गई है। तभी लुक्यू नीचे बैठा और उसके पैर को ध्यान से देखा। अम्मा, मौत सच में आई है, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी से दवा लेकर आता हूँ। उसका बिना इधर उधर देखे सीधे काम की बात करना फैंस को और हंसा गया। चीची के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने चिढ़कर कैमरे का रुख सुपरकार की तरफ कर दिया, जिसकी ओर लुक्यू जा रहा था। अगले ही पल चैट बॉक्स में धमाका हो गया। अरे बाप रे, मैं सोचूं कि ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों है, ये तो लुक गॉड है। हाँ, मुझे याद आया, जाने से पहले लुक गॉड जो गाड़ी चलाते थे वो कोएनिग्सेक 1 थी, पूरे 12 करोड़ की गाड़ी। लुक गॉड इसे आम दिनों में घूमने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चीची का दिमाग घूम गया। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? इसके बाद पब्लिक ने उसे पूरी कहानी समझा दी। ये वही लुक गॉड हैं जिन्होंने अकेले ही 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कूटा था। कोरियन फाइटर्स के गाल पर तमाचे जड़े थे और उनका अखाड़ा तक तोड़वा दिया था। जैसे ही लुक यू के आने की खबर फैली, चीची के लाइव पर देखने वालों की संख्या 1 मिलियन से सीधे कई मिलियन पार कर गई और तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। तभी लुक यू दवा लेकर वापस आया और बुत बनी चीची से बोला, ऐसे क्या घूर रही हो, पैर आगे करो, दवा लगा देता हूँ। लुक यू को अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये प्यार से दवा लगाने का सीन इस समय लाखों लोग लाइव देख रहे हैं। दवा लगाने के बाद वह खड़ा हुआ। लो, हो गया, मैंने एक गाड़ी मंगवा दी है। तुम्हारे पैर में तकलीफ है और मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं खुद छोड़ने नहीं जा सकता। लुक यू की इस बेरुखी ने जनता को हंसने का एक और मौका दे दिया। हा 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 हा। लुक गॉड पक्के सिंगल रहने के शौकीन है। हमारी चीची की इतनी कयामत खूबसूरती देखकर भी क्या लुक गॉड को कुछ नहीं दिखता? लेकिन जब लोग छटकारे ले रहे थे, तभी एक सूट बूट पहने आदमी लुक यू के पास आकर खड़ा हो गया। लाइव चैट एकदम से शांत हुई और फिर फट पड़ी। ओ भाई, ये तो सोंग यांग है, रेड रोमांस क्लब का जनरल मैनेजर। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब सोंग यांग ने लुक यू के सामने सिर झुकाकर बड़े आदर से कहा, बॉस, क्या इस मैडम को घर छुड़वाना है? रेड रोमांस का इतना बड़ा मैनेजर लुक यू को अपना बॉस बोल रहा था। सोंग यांग, इस लड़की ने मेरा इंटरव्यू लेते समय पैर में चोट लगा ली। तुम कुछ लोग साथ ले जाओ, इसकी देख रेख करो और इसे सही सलामत घर पहुंचा दो। यह सुनते ही लाइव चैट वाले हंसी के मारे लोटपोट हो गए। लुक गॉड, इंसान बनो यार, खुद छोड़ आते तो क्या चला जाता। गजब है, लुक गॉड अखाड़ा तोड़वाने के लिए भी बंदे तैनात रखते हैं, तो लड़की को घर भेजने के लिए खुद क्यों जाएंगे? जनता भले ही मजे ले रही थी, पर पैर में चोट खाए बैठी चीची बिल्कुल खुश नहीं थी। सीन बदला और अब वह शंघाई सेंट्रल हॉस्पिटल के सबसे महंगे वीआईपी रूम के बिस्तर पर थी, जहां उसे अब तक का सबसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसने बेहद उदास मन से लाइव चालू किया। क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या मैं इस लायक नहीं हूँ? मैं तो बस अपने घर जाना चाहती थी। स्क्रीन पर उसका पट्टी बंधा पैर और वह आलीशान कमरा एकदम अजीब लग रहा था। तभी बाहर से चीफ नर्स और सोंग यांग की बातचीत सुनाई दी, जिसने उसकी बची खुची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। एक्स रे के हिसाब से मरीज को ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। सोंग यांग ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, ठीक है, फिर मैं आगे के 2 महीनों की फीस एडवांस में जमा कर देता हूँ। इस बात ने लाइव देखने वालों को हंसते हंसते अस्पताल पहुंचने की हालत में ला दिया। लुक गॉड और उनके आदमी कभी भी सीधे तरीके से काम क्यों नहीं करते? इसी बीच लुक यू शेंगाटियन इन्वेस्टमेंट ग्रुप के ऑफिस पहुंचा। वह जैसे ही अपनी पुरानी क्लासमेट सुतिंग के केबिन के बाहर पहुंचा, उसे अंदर से आवाजें आई। एक भारी और बदतमीज आवाज गूंज रही थी, सुतिंग, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में 5 लाख लगाने को तैयार हूँ, बस मेरे साथ एक बार डिनर पर चलोगी? सुतिंग ने बड़े रूखेपन से मना किया। शॉ साहब, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरा पुराना दोस्त आ रहा है, वही इसमें पैसा लगाएगा। इस पर शॉ साहब ने हंसते हुए ताना मारा, तुम्हारा वह दोस्त? वह बहुत करेगा तो कुछ हजार रुपए लगा देगा। वह और करीब आते हुए बोला, इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए, कुछ हजार रुपयों से क्या होगा? सुतिंग समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। तभी
तभी लुक यू ने दरवाजा खटखटाया और उसे उस सिचुएशन से बचा लिया। सुतिंग, मैं लुक यू हूँ। शॉ झिंगचेन गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने झटके से दरवाजा खोला, पर सामने वाले को देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। सामने खड़ा शख्स उससे एक सिर ऊंचा था। उसका लुक और स्टाइल कमाल का था। ये दूर दूर से भी कोई गरीब दोस्त नहीं लग रहा था। सुतिंग ने खुशी खुशी लुक यू का स्वागत किया। लुक यू, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और उन्होंने शॉ झिंगचेन को पूरी तरह से किनारे कर दिया। शॉ झिंगचेन से अब सहा नहीं गया। उसने टेबल पर हाथ मारा। लुक यू, सही कहा ना, मैं शॉ जिंगचेन फियो ग्रुप का बड़ा बेटा हूँ। मैं 5 लाख लगाने जा रहा हूँ, तुम कितना लगाओगे? सुतीन का चेहरा उतर गया। उसे पता था कि लुक यू के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। वह उसका बचाव करने ही वाली थी कि शॉ जिंगचेन ने फिर से नीचा दिखाते हुए कहा, वैसे इस कंगाल के पास लगाने के लिए होगा ही क्या? लुक यू को उस शोर से थोड़ी चिढ़ हुई। उसने शॉ जिंगचेन को घास तक नहीं डाली, बस अपनी 5 उंगलियां उठाई और सुतीन की तरफ देखकर मुस्कुराया। अंदाजा लगाओ मैं कितना लगाने की सोच रहा हूँ। सुतीन का दिल तेजी से धड़का। 50,000? लुक्यू ने हंसते हुए सिर हिलाया। थोड़ा और ऊपर जाओ। शॉ जिंगचेन जोर से हंस पड़ा। और ऊपर? 50,000 देने में भी इसकी नानी याद आ जाएगी। क्या 5 लाख दोगे? सीधे 50 लाख क्यों नहीं बोल देते? लेकिन लुक यू ने थोड़ा सा सोचते हुए सुतींग से कहा, 50 लाख तो बहुत कम है, मेरे रुतबे के हिसाब से सही नहीं बैठते, तुम थोड़ा और बड़ा अंदाजा लगाओ।